नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में जो कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। सियासत में पद एक ऐसा चीज है जिसकी खातिर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है। राज्यसभा की मेंबरी के लिए पूरे जीवन का लोग त्याग करने को तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों राज्यसभा की 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। इस निर्वाचन में अगर आप देखेंगे तो कहीं दीप जले कहीं दिल, क्योंकि जो राज्यसभा की 11 लोग रिटायर हुए थे उसमें से 2 ही ऐसे रहे जो वापस जा पाए सदन में, 9 को अब घर बैठना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को किस्मत से आस थी, लोगों को पार्टी से उम्मीद थी, लेकिन दोनों टूट गई। बीजेपी ने इस बार 8 लोगों को राज्यसभा भेजा तो समाजवादी पार्टी ने खुद और अपने समर्थन से 3 लोगों को। अगर आप देखें तो इसमें सुरेंद्र नागर और कपिल सिब्बल को छोड़कर कोई रिपीट नहीं हुआ। शिव प्रताप शुक्ला जो गोरखपुर से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। संजय सेठ जो एक जमाने में समाजवादी पार्टी के खजांची थे, बीजेपी में आ गए थे। वो जफर इस्लाम जो मध्य प्रदेश से आकर यहाँ राज्यसभा सांसद बने थे, जयप्रकाश निषाद, इन सबको मौका नहीं मिला। लेकिन जिन्हें मौका मिला उनके नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले बीजेपी के नाम पर गौर करते हैं। बीजेपी ने इस बार गोरखपुर से 2 राज्यसभा सांसद बनाए हैं। अगर दोनों की सियासत की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। संगीता यादव का नाम सबको चौंकाता है, जिन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। संगीता यादव चौरी चौरा से बीजेपी की विधायक रही हैं पिछली योगी सरकार में। इस बार वो सीट समझौते में निषाद पार्टी को चली गई थी, जिसके बाद से वो पार्टी में पद पाने के लिए सक्रिय थी। लेकिन उनकी एक योग्यता और है, जिसके नाते ये कयास लग रहे हैं कि उनको राज्यसभा भेजा गया। संगीता के पति अजय मौर्य उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी हैं। अजय मौर्य को ब्यूरोक्रेसी से लेके राजनीतिक हलकों में तमाम सारे लोग जानते हैं। अजय मौर्य की पहुंच बड़े बड़े लोगों तक है, और जब सरकार छापा मारती है, जब इनकम टैक्स की रेड होती है, तो उस समय अजय मौर्य का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उत्तर प्रदेश भर में। तो जिसका सैया भय कोतवाल उसको डर काहे का, जिसका पति इतने बड़े पद पे हो उसको पार्टी में, संगठन में कोई बड़ा पद पाने से ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। दूसरी ओर बात काबिलियत की, योग्यता की, ईमानदारी की। 2 नाम, राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। राधा मोहन दास अग्रवाल 20 साल तक विधायक रहे। वेतन के अलावा कोई घूस कभी नहीं खाई। ईमानदारी से एक जनप्रतिनिधि की जो काम होता है, छवि होती है, उस पर वो डटे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा का चुनाव लड़ने गए गोरखपुर में 2 महीना पहले, तब उन्होंने अपनी सीट उनके लिए खाली की। तब से वो घर बैठ गए थे। फिर वो अपने मूल पेशे में डॉक्टरी के लौट गए थे। वो बच्चों के अच्छे डॉक्टर हैं। जो बच्चे बोल नहीं सकते, छोटे होते हैं, उनकी नब्ज पकड़कर वो जान लेते हैं कि परेशानी क्या है और उसका इलाज क्या है। डॉक्टर राधा मोहन दास को राज्यसभा का मेंबर बनाकर पार्टी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ईमानदार लोगों की राजनीति में कदर बढ़ाई है और गोरखपुर की अहमियत को बरकरार रखा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। पार्टी उनके लिए मां की तरह है। पूरा 5 साल का समय बीत गया, उनको कोई पद नहीं मिला, फिर भी वो पार्टी में बने रहे, पार्टी का काम करते रहे। योगी पार्ट 2 सरकार जब शुरू हुई तो उससे थोड़ा पहले उनको लोगों की ज्वाइनिंग की एक जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उनके साथ जो उनके नीचे दयाशंकर थे
वो विधायक भी बन गए, मंत्री भी हो गए, यानी कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया था। अब ऐसे में बीजेपी ने, राष्ट्रीय संगठन ने उनकी अहमियत को समझा और उनको राज्यसभा भेजा। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर लोग रंज कर सकते हैं कि वो पार्टी को कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल से सेवा दे रहा है, उनके त्याग और बलिदान को देखा नहीं गया। या यूँ कह सकते हैं कि घोड़े ने घास से खाली दोस्ती की। मिथिलेश कुमार का नाम राज्यसभा के मेंबर के लिए लोगों को चौंकाता है। मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। उससे पहले वो पुआया से समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे। थोड़े दिन पहले ही वो भाजपा में आए थे और भाजपा ने उनको अनुसूचित जात जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था और भाजपा ने उनको एक विभाग में उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। उनके नाम पर मुहर लगने से तमाम लोगों को आश्चर्य हुआ। अगर आप विपक्ष में देखें तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक आदमी को भेज पाई अपने सिंबल पर, बाकी उसने कपिल सिब्बल को, निर्दलीय को समर्थन दे दिया। जयंत चौधरी जो उनके गठबंधन के दोस्त हैं उनको सपोर्ट कर दिया, उनको भेज दिया। ये चुनाव सपा और भाजपा के बीच हुआ और कहा जाए तो मतदान की नौबत ना आए, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, एक तरह से आपसी समझ दिखाते हुए लोगों ने इसको निर्विरोध करा लिया। सियासत में और आदमी के जमीर में कोई समानता नहीं है, बड़ा अंतर है। राज्यसभा की मेंबरी की खातिर जिसे आप बहुत बड़ा समझते हैं वो किसी और के चरणों में आपको पड़ा मिलेगा। एक नाम और था जिस पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी इनको जरूर कुछ ना कुछ देगी, लेकिन उनको वाई कैटेगरी से ही अब तक संतोष करना पड़ा है। उनका नाम है अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की बहू। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में अपर्णा यादव की एंट्री कराकर बीजेपी ने ये संदेश दिया था कि मुलायम का परिवार अब एक नहीं है, वो बिखरा हुआ है। अपर्णा यादव ने परिवार से बगावत करके बीजेपी ज्वाइन की थी। उम्मीद थी कि उनको कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन अभी वह खाली हाथ है। बहरहाल इसे आप किस्मत का खेल कह सकते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज पावर सेंटर में बात सियासत के एक ऐसे सितारे की जो कभी इस तरह चमकता था कि जिसके आगे बड़े बड़े नेता रंज करते थे। बात पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की है। वरुण गांधी एक जमाने में हिंदुत्व के एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे और भारतीय जनता पार्टी में उनकी बड़ी अहमियत थी। वरुण गांधी अपनी बेबाक शैली के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं, वह लगातार फिर चर्चा में है। लेकिन इसके पहले वरुण गांधी लंबे समय तक बीजेपी जब कहा जाए तो सियासत के, लेकिन इससे पहले वरुण गांधी उस समय बीजेपी में चमके और बीजेपी की आवाज़ और चेहरा बने जब बीजेपी अवसान काल से गुजर रही थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चमकता चेहरा नहीं था, या कहिए कम था। युवा चेहरे के रूप में वरुण गांधी एक हिंदुत्व के बड़े नायक बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीय स्तर पर संगठन में परिवर्तन होते गए, मोदी युग का आगाज होता गया, वरुण और उनकी मां मेनका गांधी का वो जो चमक थी, जो असर था, जो पार्टी में उनकी पूछ थी, वो धीरे धीरे कम पड़ती गई, खत्म होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वरुण गांधी अपने चरित्र के दम पर बेबाक बोलने के लिए आज भी विख्यात है। कई बार वो जो बोलते हैं वो सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वो बेरोजगारों के मुद्दे पर जमकर मुखर होते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है वो बोलते हैं। रेलवे की नौकरियों में जब पद समाप्त हो रहे थे तो उस पर भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। लखीमपुर कांड आपको याद होगा, जहां पर जीप चढ़ाकर किसानों की हत्या कर दी गई थी।
उस मामले में भी उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। वरुण गांधी के वीडियोस आते हैं जिसमें वो निजीकरण का खुलेआम विरोध करते हैं। उनको इस देश के युवाओं की काफ़ी चिंता है। रेलवे से लेकर तमाम क्षेत्रों में हो रहे निजीकरण का वो विरोध करते हैं। कोरोना काल में जिन छात्रों को परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी पढ़ाई छूट गई, उनके लिए भी वरुण गांधी ने झंडे बुलंद किए। किसान खैर उनकी प्रायोरिटी में हमेशा रहे ही हैं। वरुण गांधी का एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कहते हैं कि अगर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो जो देश का युवा है उसको क्या टाटा बिरला नौकरी देंगे, नौकरी पर रखेंगे? क्या गरीबों के लिए सरकारी सेवा एक सपना बनकर नहीं रह जाएगी? वरुण गांधी ने एक अभियान भी चला रखा है जिसमें वो गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए अक्सर मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर हैं। वरुण गांधी का एक चरित्र है, सियासत में इस तरह के चरित्र बिरले मिलेंगे। ये कहा जाए कि वो अटल आडवाणी के उस युग से प्रभावित हैं जो जीवन को सादगी के साथ जीना पसंद करता है। राजनीति जिसके लिए कमाई का साधन नहीं है। वरुण गांधी पिछले 15 सालों से सांसद हैं। उन्होंने आज तक कोई सरकारी वेतन नहीं लिया है, वह कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते। सार्वजनिक जीवन में वो बेदाग हैं, सादगी से रहते हैं। भ्रष्टाचार के उन पर अभी तक कोई आरोप नहीं है। इतनी बेबाकी से बोलने के पीछे भी शायद यही नैतिक बल उन्हें लगातार ऊर्जा देता है। हालांकि उनकी यह बेबाकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं आती, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, न ही पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। वरुण गांधी के तेवर बगावती हैं या वह पार्टी के भीतर रहकर आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, जहां पार्टी की राय एक होने के बावजूद लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वरुण गांधी के साथ ही इनकी मां मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से सांसद हैं। दोनों इस समय पार्टी में किसी बड़े पद पर भी नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी नहीं है, लेकिन वो पार्टी में है और अपनी स्टाइल से राजनीति कर रहे हैं। 2024 का जब ये चुनाव आएगा तब ये पता लगेगा कि इनका भविष्य क्या है। वैसे सियासत में वरुण गांधी जैसे लोग इस बात को मानते भी हैं और कहते भी हैं कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास रोटी एक है, खाने वाले 15, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में सिरफुटौल होगी, जूता चप्पल चल सकता है, मारपीट हो सकती है। मामला राज्यसभा के चुनाव से जुड़ा है, जहां पर जैसे शादी ब्याह में रिश्तेदार मुंह फुलाकर बैठते थे, वैसे तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों के मुंह फूल गए हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वैसे तो मृतप्राय पड़ी है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राज्यसभा में किसी को उत्तर प्रदेश में भेज सके या वो विधान परिषद में। कुल 2 विधायक हैं और 1 सांसद। ऐसे में राज्यसभा के लिए यूपी के 3 नेताओं की लॉटरी निकल आई, लोगों को बड़ा आश्चर्य है। यूपी से कांग्रेस ने 3 नेताओं को राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बनाया है। बस इसी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से पार्टी के भीतर भारी विवाद शुरू हो गया है। यूपी में भले घर में कुछ बचा ना हो, लेकिन 2 विधायकों वाली पार्टी में नेता बहुत बड़े बड़े हैं और जिनका योगदान सियासत में बहुत बड़ा बड़ा है। कांग्रेस की सोच ये है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाए जो पिलर हैं, जो पार्टी के विश्वस्त हैं, जो पार्टी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 2024 में चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए नेता भी चाहिए। अकेले राहुल प्रियंका कितना चुनाव लड़ाएंगे? तो ये 3 नाम राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत दिखाकर भेजा। उसमें राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी के नाम हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आने के बाद से
हंगामा कुछ ज़्यादा हो गया। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरी 18 साल की तपस्या को पार्टी ने कोई मोल नहीं समझा। नगमा भी नाराज हैं, उन्होंने कहा आपसे ज़्यादा मेरी तपस्या है, मुझे भी कोई मोल नहीं मिला। उसके आगे फिर प्रमोद कृष्णम जो आचार्य हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे हिंदू नाम से परहेज है वो कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार बन रहा है। मामला इमरान प्रतापगढ़ी पर आकर टिकता है। कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बस असली झगड़े और बवाल की जड़ यहीं पे है, क्योंकि घर में दाने कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। सिर्फ फुटबॉल की नौबत आनी है। मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस का कोई नेता 10 साल से, कोई 20 साल से ये हवाला दे रहा है कि पार्टी ने उसकी सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया। बड़े दुख से लोग बातों को उठा रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इस राज्यसभा की उम्मीदवारी में एक पेंच और फंसा है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का राजस्थान से उम्मीदवार बनाया। राजस्थान में वो पार्टी के तीसरा उम्मीदवार हैं। वहां पर उनको जीतना है तो 15 अतिरिक्त वोट का जुगाड़ भी करना है। ऐसे में तमाम सारे लोग दबी जुबान में यह चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी ने प्रमोद तिवारी को राजस्थान में ले जाकर फंसा दिया। अब देखो आप कि जिसको दिया उसका भी दुख हो रहा है, वो भी नहीं खुश, और जिसको नहीं मिला वो अलग पार्टी को कोस रहा है, झंडा उठाए घूम रहा है। तो कांग्रेस के सामने समस्या बड़ी विचित्र है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और याद दिलाना चाहूँगा कि सहारनपुर से इमरान मसूद का जाना शायद उनको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। अगर इमरान मसूद पार्टी में होते कांग्रेस में, तो इमरान प्रतापगढ़ी की जो लॉटरी लगी वो शायद उधर खिसक सकती थी। ये भी राजनीति के जानकार लोग चर्चा करते हैं। बहरहाल जब एक अनार 100 बीमार हैं तो स्वाभाविक है कि 99 को भूखा रहना पड़ेगा। पार्टी छोटी होती जा रही है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अनंत हैं, जिनको पूरा कर पाना कांग्रेस के बस में शायद नहीं है। अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की। यूपी में 500 से ज़्यादा IAS अफसर हैं, लेकिन आप नज़र डालेंगे तो हैरान होंगे कि 500 की तुलना में 5-7 नाम ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को चलाते हैं, यूपी सरकार की गुड बुक में हैं। आप इन्हें यूपी के पावरफुल IAS अफसर भी कह सकते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे नाम रखेंगे कि जो ये बताते हैं अपने आप में कि सरकार का उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो योगी के करीबी हैं, सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देती है और वही सरकार एक तरह से चला रहे हैं। पर्दे के पीछे ही ब्यूरोक्रेसी के सारे खेल होते हैं। सबसे पहले अगर आप नज़र डालिए तो यूपी के सबसे 2 ताकतवर IAS अफसरों का नाम आएगा। 1987 बैच के IAS अफसर अवनीश अवस्थी और 1989 बैच के IAS अफसर मुख्यमंत्री के ACS SP गोयल। ये 2 अफसर CM योगी के बेहद भरोसेमंद हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अवनीश अवस्थी यूपीडा के CEO हैं, उत्तर प्रदेश के ACS गृह हैं, गृह सचिव हैं। अब उनका रिटायरमेंट हालांकि करीब आ गया है, अगस्त में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, 3 महीने के लगभग बचा है। उनकी भूमिका आगे क्या होगी इस पर सबकी नज़र है, लेकिन अभी SP गोयल के पास लंबा समय है। वो योगी पार्ट 2 में भी पावरफुल है, वो योगी पार्ट 1 में भी पावरफुल थे। मुख्यमंत्री की या सरकार की ये कह सकते हैं कि SP गोयल की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता पंचम तल में। वो सरकार की आंख नाक कान कहे जाते हैं। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही इतर इससे ज़्यादा कोई अफसर रहता नहीं है। वो योगी की काफ़ी बड़ी पसंद माने जा रहे हैं। इन 2 अफसरों के साथ साथ कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो सरकार में बेहद अहम हैं और सरकार उन पर बहुत भरोसा करती है। वो कितनी सरकार से मनवा लेते हैं इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे
तो सरकार के भरोसेमंद अफसरों में 1988 बैच के आईएएस अफसर और इसमें वर्तमान में एपीसी मनोज कुमार सिंह का भी नाम आता है। मनोज कुमार सिंह तेज तर्रार अफसरों में है। मुख्यमंत्री उन पर काफी भरोसा करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश की है। सरकार ने इसका उन्हें इनाम भी दिया, उनको एपीसी का चार्ज दिया, उसके साथ साथ उन्हें एसीएस पंचायती राज और ग्राम विकास का भी चार्ज दे रखा है। एक और नाम आता है अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश के आईआईडीसी हैं। वो भी 1988 बैच के ही आईएएस अफसर हैं। सरकार में उन्हें भी बहुत भरोसा हासिल है। वो बेहद ईमानदार अफसरों की श्रेणी में आते हैं। एसीएस औद्योगिक विकास इलेक्ट्रॉनिक का उनको चार्ज है। काम के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। सरकार ने जो घंटे निर्धारित किए हैं शायद उससे ज़्यादा काम करने वाले अफसरों में अरविंद कुमार का नाम है। सादगी से रहते हैं, सबके लिए उपलब्ध हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं, समस्या के बजाय सरकार की गाड़ी को तेजी से दौड़ाने में विश्वास रखते हैं। एक और नाम आपको बताएं, बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज का। एम देवराज 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं। निगेटिव काम के लिए काफी चर्चित हैं, जाने जाते हैं, लेकिन सरकार उन पर मेहरबान है। देवराज खांटी ईमानदार हैं, उन पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके पास नाम एक काम अनेक वाली स्थिति है। उनके पास एसीएस ऊर्जा का भी चार्ज है, उनके पास प्रमुख सचिव ऊर्जा का भी चार्ज है, वो चेयरमैन है बिजली विभाग के, ट्रांसमिशन उत्पादन निगम, सबका मालिक एक, वो है एम देवराज। देवराज के नाम से बिजली विभाग में लोग कांपते हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो भट्ठा भी बैठ रहा है उस कपकपी से ज़्यादा वो नुकसानदायक है। सरकार अगर इस ओर देखे, विचार करे कि उत्तर प्रदेश में पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत कम है, ठेकेदारों के भुगतान नहीं होते, सरकार के पास पैसा नहीं है, बिजली विभाग घाटे में है, उसको देवराज उबारने में नाकाम है। अब बात करते हैं 1990 बैच के ही एक अफसर नितिन रमेश गोकरण की। नितिन रमेश गोकरण यूपी में मीडिया जगत में खासे परिचित हैं। वो डायरेक्टर सूचना रहे हैं, सरल आदमी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में काजल की कोठरी से बेदाग निकल कर आए हैं। सरकार ने उनको प्रमुख सचिव आवास बनाया, बहुत महत्वपूर्ण महकमा दिया मुख्यमंत्री के भरोसे का। उसके साथ साथ उनको सरकार ने अब वाणिज्य कर सेल्स टैक्स का भी चार्ज दे दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा महकमा माना जाता है। अपनी सादगी से, ईमानदारी से नितिन रमेश गोकरण ब्यूरोक्रेसी में पर्दे के पीछे रहकर लाइमलाइट से दूर अपना काम करते हैं। अब अगला नंबर एक चर्चित आईएएस अफसर का, जिसका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, जो पिछली सरकार से लेकर अब तक लगातार सरकार की नाक का बाल बना हुआ है, जो महत्वपूर्ण तैनाती पर है। 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं अनुराग श्रीवास्तव, और पिछले 4 साल से जल शक्ति महकमे के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, उनके विभाग का मंत्री बदल गया, लेकिन अनुराग श्रीवास्तव का बाल बांका नहीं हुआ। वो वहीं रहे, वो जब तक चाहेंगे वहां रहेंगे। ये बात लोग दावे के साथ कहते हैं। अनुराग श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश के बेहद पावरफुल आईएएस अफसरों में गिने जा रहे हैं। उनकी गिनती इसलिए है कि वो जल शक्ति जैसे बहुत बड़े महकमे वाले, जिसका बजट कई हजार करोड़ का है, लाख करोड़ तक पहुंच गया है, उसके वो प्रमुख सचिव हैं। जिस पर वो नजर इनायत करते हैं उसकी तकदीर बदल जाती है। सरकार में उनके पास ऐसा कौन सा जुगाड़ है कि जो उनको इस विभाग से नहीं हटाया जाता। ये बहुत सारे अफसरों के बीच चर्चा का विषय है। वो जल निगम से लेके लोगों को पेयजल देने की व्यवस्था करने वाले विभाग के मुखिया हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि सबको पानी पिलाने वाला खुद भी प्यासा ना रह जाए।
इस प्रदेश की तरक्की में और इस प्रदेश के तमाम सारी उपलब्धियों में उनके विभाग का बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम कई जगह पर बदनाम भी होता है। अब ये सरकार को देखना है कि बदनामी के दाग अच्छे हैं या बेदाग रहकर सरकार चलाना। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। अब जाते जाते हम आपको मंजर भोपाली साहब की इन लाइनों के साथ फिर छोड़ जा रहे हैं कि पुराना आदमी नेकी लुटाया करता था, घना सजर था, मुसाफिर पे साया करता था। मेरी दुआ का रुतबा था ये एक ज़माने में, मैं आसमां से फरिश्ते बुलाया करता था। नमस्कार।